हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और अपने इस F4 स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पार्ट 18 के बारे में। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा पर ऑलरेडी 17 पार्ट यानी 17 पार्ट आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो चैनल पर जा कर के वो सारे लेक्चर को देखें और अपने सिलेक्शन को कहीं ना कहीं श्योर करें। वो सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपना सेक्स फॉर्म ऑफ स्पाइन्स इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डायसियस। ठीक है, मीन्स डायसियस मतलब क्या हुआ कि आइदर आर फीमेल, यानी कि जो या तो इस जो डायसियस नेचर के प्लांट्स रहेंगे या तो उसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम डायसियस कहते हैं, यानी डायसियस नेचर के प्लांट्स कहे जाते हैं। तो जो स्पाइन्स है वो आपका डायसियस नेचर का है। अगर दूसरे प्लांट्स की बात की जाए तो इसके अंतर्गत दूसरे भी, जैसे पॉइंटेड गार्ड है आपका, ये भी आपका डायसियस नेचर का प्लांट है। एस्परजस है, एस्परजस भी डायसियस नेचर का ही प्लांट है। याम है आपका, याम ये भी आपका डायसियस नेचर का प्लांट्स है। और दूसरे देखा जाए तो बीट रूट। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। डायसियस में ये सारे प्लांट्स एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखें। एस्परजस, याम, पॉइंटेड गार्ड, बीट रूट एंड स्पाइनस जो कि आपको दिया है। इसके अलावा एक टर्म यूज किया जाता है मोनेसियस, उसको भी आप याद रखें। अगर मोनेसियस की बात किया जाए, मोनोसियस की अगर बात किया जाए तो मोनोसियस केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं एक ही प्लांट पे उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब चूँकि एक ही प्लांट पे अवेलेबल होते हैं तो इसको कह सकते हैं हम बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर एक ही प्लांट पे हैं तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा होता है। और डायसियस के केस में केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्योंकि या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा एक प्लांट पे, तो दूसरे प्लांट से उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो वो दूसरे प्लांट से ही या तो मेल को कवर करेगा या तो फिर फीमेल को कवर करेगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। तो जो मोनोसियस होता है उस पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में आपके आते हैं, जैसे कुकुरबिट्स हो गए, कुकुरबिट्स प्लांट्स। ठीक है, अमरंथस हो गया, ये आता है। कॉर्न आते हैं इसके अंतर्गत, कसावा आता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ये सारे एग्जाम्पल आपके मोनोसियस प्लांट के हैं। तो जो डायसियस है, मैंने आपको डायसियस भी समझाया और मोनोसियस भी, तो आप इसको याद रखेंगे तो काफ़ी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी और आपके क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रूट स्टॉक इन एप्पल इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टूलिंग। ठीक है, यानी कि रूट स्टॉक जो होता है वो होता है आपका निचला पार्ट, यानी कि प्लांट्स का जो निचला पार्ट होता है उसको रूट स्टॉक कहते हैं, और जो यहाँ पे आता है उसे साम कहते हैं। तो जो एप्पल में होता है रूट स्टॉक का जो प्रोपेगेशन एप्पल में किया जाता है वो स्टूलिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। इसको आप याद रखें। ठीक है, और जैसा आप जानते भी हैं जो अपना एप्पल है वो टेम्परेट फ्रूट है। ठीक है, टेम्परेट फ्रूट है। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो स्टम को दिया जाता है किस केस में, किस स्टेट में को कहा जाता है एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, तो वो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। इसको भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ सार विच इज़ अनसुटेबल फॉर इरीगेशन इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका मोर देन 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, देखिए जो आपका सार है ये इसको कहते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, सार यानी कि ऐसा वैल्यू होता है ये जो कि इरिगेशन वाटर के रिलेटेड यूज किया जाता है। इस वैल्यू से इसे 4 क्लास दिए जाते हैं सार के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट क्लास में जो रहता है आपका, फर्स्ट क्लास में आपका 0 से लेकर के 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जो कि माना जाता है इरिगेशन के लिए सूटेबल। ये सार वैल्यू है आपकी। ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का ये वैल्यू है, तो इसको आप
याद रखें। सेकंड क्लास की बात किया जाए तो ये होता है आपका 10 से लेकर के 18 तक, ठीक है। इस केस में मीडियम जो होता है आपका माना जाता है, इसमें कुछ मिला करके या कुछ अमेंडमेंट डाल करके आप इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। जो थर्ड क्लास होता है वो हाईली जो है हजार्डस होता है, यानी मोर देन 18 होता है, ठीक है। या कभी कभी एग्जाम में इससे भी ऊपर की वैल्यू दे देता है। तो ये जो वैल्यू होती है मिली इक्विवेलेंट लीटर में इसका होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका मात्रक। तो ये आपका जो है वो सूटेबल नहीं माना जाता है इरिगेशन के लिए, तो इसको भी आप याद रखें, ठीक है। अगर बात करें सार निकाला कैसे जाता है, तो सार का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका सोडियम अपॉन अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम अपॉन 2, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है आपका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन है लिटिल लीफ इन कॉटन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो जो डिफिशियंसी होती है कॉटन में लिटिल लीफ की, जो देखा जाता है लिटिल लीफ जो सिम्टम होता है कॉटन का, वो किस तत्व की कमी से होता है, तो वो होता है आपका जिंक के तत्व से, ठीक है। इसको आप याद रखें। जिंक काफ़ी अदर रोल प्ले भी करता है प्लांट के केस में। अगर इसकी एसेंशियलिटी की बात की जाए, जो मतलब क्या कहते, इसकी एसेंशियलिटी किसने एस्टेब्लिश किया था, तो वो किया था आपका सोमर एंड लिपमैन, ठीक है। तो ये भी टर्म आपको पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, तो इसको भी याद रखें। यानी एसेंशियलिटी है जो जिंक की प्लांट के केस में किन्होंने एस्टेब्लिश की थी, तो वो सोमर एंड लिपमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। वाइट बर्ड इन मेज एंड सोरगम जो होता है उसमें भी जिंक की डिफिशियंसी पाई जाती है, तो साथ ही साथ उसको भी आप याद रखें। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप होल्डिंग ऑफ फार्मर्स लैंड स्मॉल फार्मर एरिया हैव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका लेस देन 4 हेक्टेयर लैंड, यानी कि ओनरशिप के आधार पर जो फार्मर की होल्डिंग है लैंड एरिया की, उसके आधार पर कैटेगराइज किया गया है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो पहला भाग है उसमें कहा गया है कि लेस देन जो है 4 हेक्टेयर जो होता है लैंड, वो उसको हम कहते हैं स्मॉल फार्मर। एंड जो सेकंड कैटेगरी है जो मीडियम कही जाती है, मीडियम फार्मर लैंड होल्डिंग, तो उसको किया गया कैटेगराइज 4 to 10 हेक्टेयर लैंड। एंड थर्ड जो कैटेगरी कैटेगराइज की गई है उसको बोला जाता है लार्ज, यानी ऐसे फार्मर्स जो मोर देन 10 हेक्टेयर जो एरिया रखते हैं उनको लार्ज कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो एग्जाम में काफ़ी बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखें। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अंडर द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द कलर ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस है उसको 8 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसा आप जानते भी हैं। और जो फोर्थ है 1 से लेकर के फोर्थ जो पार्ट है इसका, वो सूटेबल माना जाता है कल्टीवेशन के लिए। और जो फोर्थ से लेकर के यानी यूँ कहें 5th से लेकर के 8th क्लास तक ये अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए माना जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है उसका जो कलर है सॉइल का रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो एक तो फर्स्ट कलर जो होता है वो ग्रीन फर्स्ट के केस में, एंड सेकंड जो क्लास है उस केस में येलो होता है, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द कंसेप्ट सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोफ है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं सॉइल फार्मिंग फैक्टर जो होते हैं उसको सर्वप्रथम जो दिया गया था वो डाकिचेव के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद डाकिचेव जी के बाद जेनी द्वारा, जो जेनी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था सॉइल फार्मिंग फैक्टर को, ठीक है। उसी को मॉडिफाई करके जोफे साहब ने आपको एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर में डिवाइड किया।
तो एक्टिव के केस में अगर देखा जाए तो आपका क्लाइमेट आ जाता है, क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। इसके अलावा जो भी फैक्टर आते हैं वो आपका पैसिव के फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो इसको भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर इन द ड्रिप सिस्टम इज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 4 लीटर पर हावर्स, यानी कि जो उसका ड्रॉप होता है, गिरने की जो स्पीड होती है उस हिसाब से 1 घंटे में 1 से लेकर के 4 लीटर तक पानी ये देता है पौधे को, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, एज इट एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सेफ लिमिट ऑफ इरिगेशन वाटर इन टर्म्स ऑफ क्लोराइड mg पर लीटर सुटेबल फॉर इरिगेशन पर्पज। तो mg यानी कि इस केस में यानी इसका यूनिट है mg पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में क्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए जो कि इरिगेशन के लिए सेफ मानी जाए, तो वो होता है आपका लेस दैन 140 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसको आप याद रखें, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। यदि बात करें जो अनसूटेबल होता है वाटर, यानी अनसेफ जो वाटर होता है क्लोराइड के केस में अनसेफ, तो वो होता है आपका मोर देन 350 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इस केस में जो क्लोराइड कंटेंट है 1 लीटर वाटर में आपका 350 मिलीग्राम जो है होता है, जो कि आपका सूटेबल नहीं माना जाता है इरिगेशन के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द पीएफ वैल्यू ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 4.5, ठीक है। अगर टेंशन दिखा जाए इसका तो वो होता है -31 बार, ठीक है। यानी पीएफ स्केल पर अगर देखा जाएगा तो 4.5 होगा, और जो आपका टेंशन के रिगार्डिंग अगर देख रहे हैं तो वो आपका आ गया 31 बार, माइनस का 31 बार, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी की बात किया जाए तो वो होता है आपका -1/3 बार, ये आपका टेंशन होता है। अगर पीएफ वैल्यू की बात किया जाए तो वो होता है आपका 2.5, ये आपका पीएफ वैल्यू यानी पीएफ स्केल पे इसको दर्शाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन है ट्री बंडिंग इज यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा मैंगो मिलीबग, यानी मैंगो मिलीबग के लिए ट्री बंडिंग जो है मैंगो के केस में इस्तेमाल किया जाता है, या मतलब प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंट्रोल इन अपलैंड राइस वेरीज बिटवीन, यहाँ पे रहेगा आपका बिटवीन, ठीक है, बिटवीन डेज में, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका रहेगा 25 से 30 दिन, ठीक है। यानी 25 से 30 दिन के बीच जो है क्रिटिकल पीरियड होता है वीड कंपटीशन का अपलैंड राइस के केस में, ठीक है। तो ये सेशन का आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।